हे गाइस, जैसा कि आपको पता है डी ट्रिपल एस बी की जो कंसेप्ट सीरीज है मैथ्स टीजीटी के लिए वो हम कंटिन्यू कर रहे हैं। उसके 2 वीडियो पहले आ चुके हैं जिसमें समुच्चय वाला टॉपिक चल रहा है। तो समुच्चय के प्रकार और समुच्चय का बेसिक हम फर्स्ट वीडियो और सेकंड वीडियो में क्लियर कर चुके हैं। तो इस वीडियो में हम पढ़ेंगे वेन आरेख, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसको कि आपको स्किप नहीं करना है, ठीक है। क्वेश्चन बने या न बने, इसको स्किप क्यों नहीं करना, क्योंकि आपके प्रोबेबिलिटी, प्रायिकता, इन सभी में आपको काम आने वाला है। मतलब अन्य प्रश्नावलियों में इसका बेसिक काम आएगा, ठीक है। तो वेन आरेख क्या है, तो उसके पहले मैं आपको एक अपडेट कर देना चाहता हूं। जो आप जितनी भी वीडियो देखते जाएंगे तो उनका एक कंसेप्ट रहेगा, जितनी भी वीडियो आप देखेंगे वो आपको टेलीग्राम पे तुरंत उनका अपडेट मिल जाएगा वीडियो अपलोड होते ही। और उसके बाद उस वीडियो से संबंधित, जैसे कि आप जो स्लाइडें पढ़ते हैं उससे संबंधित जो भी ये स्लाइडें होंगी वो एक पीडीएफ नोट्स के रूप में आपको तुरंत जैसे ही वीडियो अपलोड होता है उसके बाद टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। तो आपको जरूरी नहीं है कि आप इनको नोट डाउन करें। अगर आपको लगता है कि आपके पास टाइम है तो आप इनको नोट डाउन कर सकते हैं, वरना आपको पीडीएफ नोट्स वहां पे प्रोवाइड कर दिए जाएंगे प्रत्येक वीडियो के, ठीक है। तो आप टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं और उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां से जाके आप विजिट कर सकते हैं, ठीक है। वहां से आप पीडीएफ नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं। प्रत्येक वीडियो के पीडीएफ नोट्स उस वीडियो के जस्ट नीचे दिए हुए होंगे। तो आप चलते हैं, कंटिन्यू करते हैं वेन आरेख को। वेन आरेख क्या होता है, तो वेन आरेख, जो ये वेन आरेख होता है उसको हम समझते हैं। जैसे कि आपको पता है मैंने वेन आरेख का एग्जांपल लिया था फैमिली के रूप में, जो कि सेकंड वीडियो में बताया था कि एक परिवार है। जैसे कि ये एक परिवार है, इसमें ये कैंडिडेट है, 2 या 3 कैंडिडेट हैं, जिसमें आपके मम्मी पापा और आप हो गए, ठीक है। तो ये परिवार तो हो गया सार्वत्रिक समुच्चय, मतलब हेड हो गया। हेड जो मतलब मुखिया होता है उसको सार्वत्रिक समुच्चय कहते हैं। तो ये पूरा फैमिली है वो तो सार्वत्रिक समुच्चय हो गया। और ये जो इसके मेंबर हैं, आपके मम्मी पापा और आप, वो इसके उप समुच्चय हो गए। कुल मिला के जो हेड होता है जिसके अंदर इनके सभी कंटेंट सम्मिलित होते हैं, तो वो जो हेड होता है उसको सार्वत्रिक समुच्चय कहते हैं। और जो उसके मतलब उसके अंदर सम्मिलित होते हैं वो उसके उपसमुच्चय होते हैं। तो कुल मिला के जो सार्वत्रिक समुच्चय है उसको वेन आरेख में इस आयत आयत के द्वारा डिनोट करते हैं, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। सार्वत्रिक समुच्चय को आयत के द्वारा डिनोट करते हैं और इसके अंदर जो भी उपसमुच्चय होंगे इसके, वो इसके अंदर आएंगे। इस उनको जो अपन यहाँ पे वृत्त से दिखा रखा है, तो जो भी उपसमुच्चय होंगे उनको वृत्त के द्वारा डिनोट करेंगे। तो ये वेन आरेख में एक कंसेप्ट ध्यान रखना है कि सार्वत्रिक समुच्चय को तो आयत से, जिसको कि यूनियन बोलेंगे अपन, ठीक है। और जो उसके अंदर कंटेंट होगा, उपसमुच्चय होगा, उसको वृत्त के द्वारा रिप्रेजेंट करेंगे। तो आयत तो यहाँ पे सार्वत्रिक समुच्चयों को दर्शाता है, ठीक है। साथ ही वृत्त यहाँ पे उपसमुच्चयों को दर्शाता है। जब इनको ऐड कर दिया जाता है तो वेन आरेख प्राप्त होता है, जो कि इस तरीके से आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ठीक है। इतना तो आपको पता ही होगा। अब चलते हैं आगे। वेन आरेख तो इस तरीके से बनता है, आयत के रूप में तो सार्वत्रिक समुच्चय लेंगे। जैसे कि रियल नंबर है, वास्तविक संख्याएं हैं, तो वो परिमेय संख्या हो गई, अपरिमेय संख्या हो गई, प्राकृत पूर्ण संख्या हो गई, उनके लिए एक सार्वत्रिक समुच्चय का काम करेगा। और जितने भी वो नंबर उसके अंदर इंक्लूड होते हैं, परिमेय अपरिमेय, और जितनी भी मतलब जो प्राकृत संख्या है, पूर्ण संख्या है, वो एक तरीके से उपसमुच्चय के रूप में होंगी। क्यों होगी, क्योंकि उपसमुच्चय की परिभाषा ही कहती है कि किसी भी समुच्चय के अवयव अगर दूसरे समुच्चय में विद्यमान होता है तो वह समुच्चय उस दूसरे समुच्चय का उपसमुच्चय कहलाएगा, ठीक है। जैसे कि ए है, इसके सभी अवयव अगर बी में विद्यमान होंगे, ए के सभी अवयव, प्रत्येक अवयव अगर बी में विद्यमान है तो ए जो समुच्चय है वो बी का उपसमुच्चय होगा, ठीक है। ये उपसमुच्चय की परिभाषा हमने सेकंड वीडियो में और इसको बिल्कुल क्लियर करके बताया था। तो वेन आरेख बनता है आयत प्लस वृत्त। आयत रिप्रेजेंट करता है सार्वत्रिक समुच्चय को, वृत्त रिप्रेजेंट करता है उसके अंदर जो सम्मिलित किया जाते हैं उन उपसमुच्चयों को, इन दोनों को जोड़ा जाता है तो आयत और ये वृत्त जोड़ते हैं तो वेन आरेख प्राप्त होता है। और यहाँ पे इसको यूनियन के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है। अब चलते हैं मेन कंसेप्ट से, जहां से कि सवाल बनेंगे। समुच्चयों का सम्मिलन, समुच्चयों का सम्मिलन, इसको संघ भी कह सकते हैं, समुच्चयों का संघ, या इसको यूनियन भी कह सकते हैं, यूनियन। इंग्लिश वालों के लिए ये कहलाएगा यूनियन, UNION, कुछ इस तरीके से, ठीक है। और हिंदी वाले पढ़ सकते हैं इसको सम्मिलन या संघ के रूप में, संघ के रूप में पढ़ते हैं ज्यादातर, ठीक है। तो संघ, यूनियन, सम्मिलन सब कुछ एक ही होता है, संघ को ही कहते हैं, ठीक है। तो कैसे होता है 2 समुच्चयों का सम्मिलन या संघ, या 3 समुच्चयों का सम्मिलन या संघ, वो हम इसमें पढ़ेंगे।
तो जो ये आपको अभी स्लाइड में दिखाई दे रहा है कंटेंट, उसको फोकस के साथ एक तरीके से कंसंट्रेट होते हुए आपको पढ़ना है। संघ समुच्चय दो या दो से अधिक समुच्चयों के अवयवों को मिलकर बना हुआ समुच्चय, मतलब दो या दो से अधिक जितने भी समुच्चय उनके अवयवों को एक साथ मिला देते हैं तो वो उससे क्या बनता है, उसका संघ समुच्चय बनता है। जैसे कि ए है, उसका यूनियन कर दिया, उसको मिला दिया बी के साथ, तो उसको क्या बोलेंगे, ए यूनियन बी को बोलने के तरीके हैं, इसको ए यूनियन बी भी बोल सकते हैं, इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, या ए संघ बी बोल सकते हैं, या इसको बोल सकते हैं ए या बी। यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट चीज है, या फैक्टर अलग है, ठीक है, तो इसको और नहीं बोलेंगे, यहाँ पे या ही बोलना है, ठीक है, ए या बी। और क्यों बोलना है वो मैं आपको आगे बताऊंगा और आपके समझ में आएगा। या इसको बोल सकते हैं ए अथवा बी। तो कुल मिला के ए यूनियन बी को बोलने के तरीके कितने हुए, एक दो तीन चार, चार तरीकों से ए यूनियन बी को बोला जा सकता है। जहां पे भी ऐसा लिखा आ जाए ए अथवा बी, तो आप समझ जाना कि वह ए यूनियन बी को रिप्रेजेंट कर रहा है। जहां पे लिखा जाए ए या बी, तो समझ जाना कि वो ए यूनियन बी को रिप्रेजेंट कर रहा है, मतलब ए संग बी को। अब ये ए यूनियन बी कैसे होता है, उदाहरण लेते हैं अपन। ए बराबर, यहाँ पे समुच्चय ले रखा है, उसमें अवयव है 1 2 3, बी बराबर है, उसमें अवयव है 3 4 5 6। ए यूनियन बी करेंगे तो हमने समुच्चय, ये ए यूनियन बी किस में लिखा हुआ में आ रहा है, आपने जो पहला वीडियो देखा होगा, तो आप अपने माइंड में फोकस कीजिए कि भाई इसको किस रूप में व्यक्त किया जा रहा है, तो आपको पता चलेगा, आपका माइंड रेस्पॉन्स करेगा कि साहब इसको तो रोस्टर रूप में लिखा जा रहा है। क्योंकि रोस्टर रूप में इस तरीके से चिन्ह बनाते हैं, उसके अंदर अवयव लिखते हैं और बंद कर देते हैं इस तरीके से मंझले कोष्टक को, ठीक है। और जो भी अवयव होते हैं वो रिपीट नहीं होते, यह है रोस्टर रूप की कहानी, ठीक है। तो रोस्टर रूप में यहाँ पे ए यूनियन बी को लिखा हुआ है। अब ए यूनियन बी में ए और बी के दोनों के अवयव सम्मिलित किए जाएंगे, पूरे के पूरे अवयव, और जो अवयव दोनों में रिपीट हो रहे होंगे उनको एक बार लिखा जाएगा। जैसे कि 1 2, ए में था 1 2, 3 आ गया, उसके बाद 3 बी में भी आ रहा है, तो एक बार ही लिखेंगे 3 को, दो बार नहीं लिखेंगे, क्योंकि रोस्टर रूप में आपको बताया था मैंने। उसके बाद 4 5 6। तो कुल मिला के ए यूनियन बी में वो सारे अवयव आएंगे जो कि ए में भी विद्यमान है और बी में विद्यमान है, मतलब दोनों के सम्मिलित रूप से अवयव इसमें आ जाएंगे। लेकिन जरूरी नहीं है कि ए यूनियन बी का प्रत्येक अवयव ए में विद्यमान हो, कुछ अवयव ए में होंगे और कुछ अवयव बी में होंगे। मतलब क्या कह सकते हैं कि ए यूनियन बी के अवयव या तो ए में विद्यमान होंगे या बी में विद्यमान होंगे, इसलिए ए यूनियन बी को ए या बी कहते हैं। यहाँ पे अगर और लगा दे तो सर्वनिष्ठ हो जाएगा। और क्यों नहीं लगा सकते, जैसे कि और लगा देते हैं, उसका मतलब हो जाएगा कि ए यूनियन बी के अवयव ए और बी में विद्यमान होंगे। क्या यहाँ पे आप देख पा रहे हैं 4 है, वो ए और बी में विद्यमान है? नहीं, क्योंकि ये केवल बी में विद्यमान है, ए में विद्यमान नहीं है, तो यहाँ पे और नहीं लगा सकते। और लगाते हैं किसके लिए, सर्वनिष्ठ के लिए या इंटरसेक्शन के लिए, जो कि आपको आगे बताया जाएगा, ठीक है। तो ए यूनियन बी में या क्यों लगाते हैं, क्योंकि ए यूनियन बी का जो प्रत्येक अवयव है या तो वो ए में विद्यमान होगा या बी में विद्यमान होगा, ठीक है। ऐसा नहीं है कि ए यूनियन बी का प्रत्येक अवयव ए और बी में विद्यमान होगा। कुछ अवयव हो सकते हैं, जैसे कि ये कॉमन वाला है 3 है, तो वो ए और बी दोनों में विद्यमान हो सकता है। लेकिन पूरे अपन बात करें ए यूनियन बी का प्रत्येक अवयव ए या ए और बी में विद्यमान होगा, तो वो गलत हो जाएगा। इसके लिए क्या लिखा जाएगा, ए यूनियन बी का प्रत्येक अवयव ए या बी में विद्यमान होगा, मतलब या तो ए में हो सकता है या बी में हो सकता है, ठीक है, इस तरीके से। अब इसको रिप्रेजेंट करने का, जैसे कि ये तो रोस्टर रूप में हमने रिप्रेजेंट कर दिया, रोस्टर, ठीक है। अब समुच्चय निर्माण विधि, दो विधि पढ़ी थी हमने समुच्चयों को लिखने की, ये समुच्चय निर्माण विधि है जो कि नीचे लिखी हुई है, ठीक है। समुच्चय निर्माण विधि में कैसे लिखते हैं ए यूनियन बी को, एक्स इस प्रकार है कि एक्स बिलोंग्स टू ए या एक्स बिलोंग्स टू बी। कहने का मतलब ये है कि एक्स इस प्रकार है कि जो एक्स है वो या तो ए में बिलोंग करेगा या बी में बिलोंग करेगा। ऐसा नहीं है कि एक्स का मतलब होगा ए यूनियन बी का प्रत्येक अवयव, ऐसा नहीं है कि ए में भी आ गया और बी में भी आ गया। यहाँ पे मैंने आपको बताया जैसे कि 4 है, वो ए में नहीं आ रहा, बी में ही आ रहा है। तो कहने का मतलब ये हो गया कि जो एक्स होगा, मतलब एक्स का मतलब ए यूनियन बी का प्रत्येक अवयव होगा, वो या तो ए में आ रहा होगा या ए में नहीं आ रहा है तो बी में आ रहा होगा, इसलिए या लगाते हैं यहाँ पे। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। और या का ही अर्थ अथवा देता है, या तो ए में होगा अथवा बी में होगा, तो इसकी वजह से अथवा लगाते हैं ए यूनियन बी में, ठीक है। तो ये समुच्चयों का सम्मिलन, संघ का कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। जो इसका सूत्र बनेगा, जैसे कि यहाँ पे मैंने जो ए यूनियन बी का वेन आरेख बनाया है
वो इस एग्जाम्पल को लेके बनाया है। जैसे कि मैंने दोनों को इंटरसेक्शन कर दिया क्योंकि एक अवयव इसमें कॉमन है, ठीक है। तो ये 3 वाला इसमें कॉमन हो गया। उसके बाद इस तरीके से एक आयत बनाएंगे जो कि सार्वत्रिक समुच्चय को निरूपित करेगा। उसके बाद ए और बी बनाएंगे, ए और बी को इंटरसेक्शन करेंगे अगर कोई अवयव उभयनिष्ठ है तो। अगर ए और बी में कोई अवयव उभयनिष्ठ नहीं है तो इसको सेपरेट लिख देंगे अलग अलग, ठीक है। वो सब हम आगे देखेंगे। अब जो सम्मिलन है या संघ है या यूनियन है, उसकी कुछ संक्रियाएं हैं। संक्रिया फर्स्ट है ए यूनियन बी। ए यूनियन बी को अगर हम इसका उल्टा करते हैं, बी यूनियन ए करते हैं, मतलब क्रम विनिमय करते हैं, तो इस क्रम विनिमय नियम का पालन करता है, ठीक है। तो ए यूनियन बी क्रम विनिमय नियम का पालन करेगा, ठीक है। अब चलते हैं साहचर्य नियम। साहचर्य नियम का आपको पता ही होगा, इस तरीके से चलता है ए यूनियन फिर कोष्टक में बी यूनियन सी। अगर इसको इस तरीके से लिख देते हैं, उसके बाद साहचर्य नियम क्या कहता है कि अगर ऐसा हो तो क्या होगा, ए यूनियन बी सेपरेट कर देंगे, उसके बाद यूनियन सी। तो ये वाला अगर सेटिस्फाई करेगा, दोनों बराबर होंगे, तो साहचर्य नियम का पालन करेगा। तो जो हमारा संघ होता है वो इस साहचर्य नियम का भी पालन करता है। मतलब ए का यूनियन बी यूनियन सी के साथ लेंगे या ए यूनियन बी का यूनियन सी समुच्चय के साथ लेंगे तो समान रिजल्ट प्राप्त होंगे। अब तत्समक नियम क्या कहता है, फाई जो कि रिक्त समुच्चय होता है, तो आपको पता है किसी भी, जैसे कि फाई का मतलब रिक्त समुच्चय, रिक्त का मतलब जीरो मान लो। तो जैसे कि 5 है तो अगर उसमें 5 में जीरो जोड़ेंगे तो 5 ही तो प्राप्त होगा। इस तरीके से जो फाई है, फाई का मतलब एक ऐसा समुच्चय जिसमें कुछ भी अवयव नहीं है, मतलब कुछ भी नहीं है, कुल मिला के ऐसा अवयव है, ऐसा समुच्चय है। और एक ऐसा समुच्चय जिसमें 1 2 और 3 है, ये 3 अवयव है। तो अगर इनको जोड़ेंगे तो आपको 1 2 और 3 ही तो प्राप्त होंगे। तो कहने का मतलब है कि ए यूनियन फाई का मतलब ए ही प्राप्त होगा, ये वाला समुच्चय ही प्राप्त होगा। तो तत्समक नियम है, मतलब फाई जो है वो संघ में एक तत्समक का कार्य करता है, मतलब किसी भी समुच्चय में उसको जोड़ दिया जाए या उसका यूनियन कर दिया जाए तो वही समुच्चय प्राप्त होता है जो कि तत्समक के रूप में काम करेगा यहाँ पे फाई। अब चलते हैं, जैसे कि मैंने ये बताया 1 2 3, ये ए है, ए बराबर 1 2 3 है। अगर इसी ए का यूनियन इसी ए के साथ वापस से कर दें, इन दोनों का यूनियन, तो प्राप्त क्या होगा, वही 1 2 और 3 ही प्राप्त होगा, क्योंकि रोस्टर रूप में हम अवयवों को रिपीट नहीं कर सकते, वही प्राप्त होगा, बराबर ए ही प्राप्त होगा। तो यहाँ पे यही कहना चाह रहा हूँ कि ए यूनियन बी का मतलब ए ही प्राप्त होगा, जो कि वर्ग सम नियम है। मतलब दो समान समुच्चयों को अगर अपन संघ के रूप में मतलब जोड़ेंगे तो उसमें ए ही मतलब वही समान ही समुच्चय प्राप्त होगा, इसे वर्ग सम नियम कहते हैं, ठीक है। या अगर आप यूनियन में ए को जोड़ेंगे, मतलब कुल मिला के सीधी बात यह है, जैसे कि कहने का यूनियन में यूनियन का ए के साथ यूनियन करने का मतलब ये है कि जैसे कि ये एक कटोरा है, ये एक कटोरा है, उसमें ये चम्मच पहले से ही पड़ी हुई है, ठीक है। अगर कहने का मतलब ये ऐसे कह रहा है कि इसी में इसी चम्मच को, मतलब थोड़ा दूसरा एग्जांपल लेता हूं मैं। यूनियन का मतलब ये है, जैसे कि ये वाला एक आयत है, इससे हम सार्वत्रिक समुच्चय या यूनियन को दर्शाते हैं। उसके अंदर ए ये एक उप समुच्चय है, मतलब यूनियन का, ठीक है। तो इसी यूनियन के साथ अगर ए का क्या करते हैं, ए का यूनियन करते हैं, कुल मिला के यू बराबर हमको प्राप्त होता है, जैसे कि 1 2 3 4 5, ठीक है। और ए है इसमें 2 और 3। क्या आप यह नहीं कह सकते कि इसका यूनियन का ए के साथ यूनियन करेंगे तो हमको वापस से यूनियन ही प्राप्त होगा, क्योंकि रोस्टर रूप में आप जानते ही हैं कि किसी भी अवयव को रिपीट नहीं करते। तो यूनियन का ए के साथ यूनियन करेंगे तो एज इट इज 1 2 3 4 और 5 प्राप्त होगा या नहीं होगा, क्योंकि रोस्टर रूप में किसी को भी रिपीट नहीं करते, किसी भी अवयव को, कुल मिला के अंतिम रूप से यूनियन ही प्राप्त हो रहा है। तो यही यूनियन का नियम है कि यूनियन का किसी भी उसके उपसमुच्चय के साथ अगर यूनियन करते हैं तो वो यूनियन ही प्राप्त होता है, ठीक है। तो सम्मेलन या संघ के कुछ गुणधर्म थे, वो इस प्रकार से हमने आपको क्लियर कर दिए हैं। कुछ डाउट रहा है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, ठीक है। अब चलते हैं उभयनिष्ठ समुच्चय। संघ के बारे में हमने चर्चा कर ली, यूनियन के बारे में हमने चर्चा कर ली। अब करेंगे सरनिष्ठ के बारे में, मतलब इंटरसेक्शन या कॉमन के बारे में, मतलब जो कॉमन चीज होती है उसके बारे में। सरनिष्ठ का मतलब होता है कॉमन।
तो इसको इंटरसेक्शन से डिनोट करते हैं। इसका चिन्ह होता है इस तरीके से, यूनियन का कुछ इस तरीके से था, इसका इस तरीके से होगा एन शेप में, ठीक है। तो उभय, इसको जो यूनियन होता है, इंटरसेक्शन होता है, यूनियन नहीं सरनिष्ठ होता है, सरनिष्ठ मतलब कॉमन होता है, उसको उभयनिष्ठ समुच्चय भी कहेंगे, या समुच्चयों का सरनिष्ठ कहेंगे, या इंटरसेक्शन कहेंगे, ठीक है। तो दो या दो से अधिक समुच्चयों के उभयनिष्ठ अवयवों का समुच्चय, मतलब दो या दो से अधिक जितने भी समुच्चय ले लिए जाएं, अगर उनके जो भी अवयव कॉमन है, उन कॉमन अवयवों का अलग से समुच्चय बना लिया जाए, तो वह उभयनिष्ठ समुच्चय, मतलब उभयनिष्ठ अवयवों का समुच्चय ही क्या कहलाएगा, सरनिष्ठ कहलाएगा, ठीक है, इंटरसेक्शन कहलाएगा। जैसे कि उदाहरण से समझते हैं, ए एक समुच्चय निरूपित करता है रोस्टर रूप में, 1 2 3 इसमें अवयव हुआ 3, और बी इस तरीके से एक समुच्चय की उसमें 2 3 4 तीन अवयव है, ठीक है। तो इनका ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा, ए यूनियन बी में तो अवयवों को जोड़ देते थे, और जो रिपीट होता था उसको एक बार लिखते थे। तो इसका यूनियन तो हमको क्या मिल जाएगा, इसका यूनियन तो मिल जाएगा हमको 1 2 3 और 4, ठीक है। लेकिन इंटरसेक्शन में क्या होता है, इंटरसेक्शन का कुछ इस तरीके से चिन्ह होता है, इसमें केवल कॉमन अवयव जो होते हैं दोनों में, उसको ही लिखा जाता है। जैसे कि इसमें लिखा जाएगा, जैसे 3 इसमें भी है, इसमें भी है, 2 इसमें भी है, इसमें भी है, ठीक है। 1 किसी एक में ही है और 4 भी एक में ही है, तो कॉमन कौन हुए, 2 और 3। तो इसका इंटरसेक्शन क्या हुआ, 2 और 3, ठीक है। इस तरीके से जो ए इंटरसेक्शन बी प्राप्त होगा वो 2 और 3 प्राप्त होगा। इसको वेन आरेख रूप में भी समझ लेते हैं, जैसे कि ये समुच्चय हो गया ए और ये समुच्चय हो गया बी, ठीक है। इसमें कॉमन को मतलब ओवरलैप कर रहे हैं, मतलब कॉमन है ये चीजें, ठीक है। ये ओवरलैप किसको दर्शाता है कि भाई इनमें ये भाग कॉमन है। तो ये भाग जो ए और बी समुच्चय है, अगर इसको इस तरीके से लिखेंगे तो ये भाग किसको प्रदर्शित करेगा, कॉमन को प्रदर्शित करेगा, और कॉमन यहाँ पे क्या है, 2 और 3 है। तो यहाँ पे ये भाग ए इंटरसेक्शन बी को डिनोट कर रहा है, और इसका मतलब है 2 और 3 का समुच्चय, ठीक है। तो ए इंटरसेक्शन बी को क्या पढ़ेंगे हम, जैसे कि ए यूनियन बी में हम पढ़ते थे एक्स इस प्रकार है कि एक्स बिलोंग्स टू ए, या और की जगह वहां पे या होता था, यहाँ पे और आएगा। वहां पे या क्यों होता था मैंने आपको बता दिया, यहाँ पे और क्यों होता है वो अब बताएंगे। तो यहाँ पे पढ़ेंगे एक्स इस प्रकार है कि एक्स ए और एक्स बी में बिलोंग करता है, मतलब एक्स ए में भी बिलोंग करता है और बी में बिलोंग करता है। तो बिल्कुल क्लियर है, क्योंकि जहाँ पे जो ये इंटरसेक्शन मतलब सर्वनिष्ठ प्राप्त हो रहा है, तो यहाँ पे देख लीजिए इसका प्रत्येक अवयव ए और बी दोनों में बिलोंग करेगा। जो यहाँ पे x बिलोंग्स टू ए और x बिलोंग्स टू बी का मतलब क्या है कि जो x होगा, मतलब x का मतलब इंटरसेक्शन का प्रत्येक अवयव होगा, वो ए में भी बिलोंग करेगा और बी में भी बिलोंग करेगा, मतलब दोनों में ही उसका होना निश्चित है। जैसे कि इसको देख लेते हैं अपन, 2 है वो ए में भी है और बी में भी है, और 3 है वो ए में भी है और बी में भी है। इसलिए यहाँ पे और लगाते हैं, यहाँ पे या क्यों नहीं लगा सकते, उसका मतलब हो जाएगा कि जो ये अवयव है, मतलब इस इंटरसेक्शन का, वो या तो ए में ही होगा या बी में ही होगा, ऐसा नहीं है कि दोनों में हो, ठीक है। इसलिए यहाँ पे और लगाते हैं ए इंटरसेक्शन बी के लिए। तो ये वाला क्लियर हो गया होगा कि आपको और क्यों लगाते हैं, क्योंकि और का मतलब होता है दोनों में ही प्रत्येक अवयव होना चाहिए। एक्स बिलोंग्स टू ए और एक्स बिलोंग्स टू, मतलब एक्स है जो एक्स किसको निरूपित करता है, इसके इंटरसेक्शन के प्रत्येक अवयव को। तो एक्स किस में होगा, ए में भी होगा और बी में भी होगा, मतलब दोनों में ही होगा, ठीक है। इसलिए उभयनिष्ठ समुच्चय के लिए और को निरूपित करते हैं। अब चलते हैं सर्वनिष्ठ या उभयनिष्ठ संक्रिया के कुछ गुणधर्म, मतलब इंटरसेक्शन के कुछ गुणधर्म। तो गुणधर्म क्या है, ए इंटरसेक्शन बी क्रम विनिमय नियम का पालन करेगा, मतलब ए इंटरसेक्शन बी करेंगे और या बी इंटरसेक्शन ए, रिजल्ट सेम प्राप्त होगा। साहचर्य नियम, ए का इंटरसेक्शन अगर बी इंटरसेक्शन सी के साथ करेंगे, या ए इंटरसेक्शन बी का इंटरसेक्शन सी के साथ करेंगे, तो समान रिजल्ट प्राप्त करेंगे। तो ये होगा साहचर्य नियम का पालन यहाँ पे होगा, ठीक है। अब चलते हैं फाई के कंसेप्ट की तरफ। जैसे कोई खाली रिक्त समुच्चय है, ठीक है, उसमें कुछ भी नहीं है, और एक ये समुच्चय 1 2 3, क्या इसमें कुछ चीज कॉमन है, तो आप कहेंगे भाई साहब कुछ भी नहीं है, तो प्राप्त क्या होगा, कुछ भी प्राप्त नहीं होगा, मतलब खाली प्राप्त होगा। तो कहने का मतलब क्या है कि अगर फाई मतलब रिक्त समुच्चय के साथ किसी भी समुच्चय का इंटरसेक्शन मतलब कॉमन लिया जाता है, तो रिक्ति प्राप्त होता है। जैसे कि मैंने आपको इस एग्जांपल से बताया था, ये रिक्त समुच्चय है और ये एक भरा हुआ समुच्चय है, इसमें 3 अवयव हैं। क्या आपको इसमें कुछ कॉमन दिखाई दे रहा है, आप कहेंगे भाई साहब कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा। तो कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा, तो मतलब इसमें कॉमन क्या होगा, कुछ भी नहीं। कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं को किससे डिनोट करते हैं, रिक्त से, और यहाँ पे प्राप्त होगा रिक्त समुच्चय।
तो ए इंटरसेक्शन फाई इंटरसेक्शन ए, उससे क्या मिलेगा, किसी तो इससे क्या कंसेप्ट निकल के आता है कि अगर किसी भी रिक्त समुच्चय का किसी भी समुच्चय के साथ अरिक्त समुच्चय के साथ अगर इंटरसेक्शन लिया जाए तो फाई ही प्राप्त होगा। अब बात कर लेते हैं यूनियन की। यूनियन पे चलते हैं। यूनियन जैसे कि ये वाला यूनियन है, ठीक है, इसी के अंदर ए आता है, तो इस यूनियन और ए, ठीक है, ए वाला इसमें ये व्रत बना देते हैं, ए ये है, इस व्रत का एरिया ए है और ये टोटल यूनियन को रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ पे क्या कह रखा है कि इस टोटल डिब्बे में, ठीक है, और जो ए है ये, इसमें कॉमन क्या है, तो भाई साहब कॉमन तो ये व्रत ही तो दिखाई दे रहा है आपको कॉमन, क्योंकि यही तो चीज सेम है इसमें दोनों में। तो ये व्रत का मतलब क्या है, ए ही कॉमन आएगा। कुल मिला के अगर मैं समुच्चय से दिखाना चाहूँ, जैसे कि यूनियन बराबर 1 2 3 और 4 है और ए बराबर है 2 और 3, तो क्या यहाँ पे यह नहीं कहना चाह रहा कि यू इंटरसेक्शन ए का मतलब क्या होगा, मतलब यू और ए में क्या कॉमन है, तो आपको पता है 2 और 3 कॉमन है दोनों में। तो रिजल्ट क्या मिला, रिजल्ट मिला ए ही तो मिला, ए ही तो मिला। तो कहने का मतलब क्या होगा कि यूनियन के साथ किसी भी उसके उप समुच्चय का इंटरसेक्शन लिया जाए तो वही उप समुच्चय प्राप्त होगा। आप बिल्कुल वीडियो को पॉज करके जरा अपने माइंड में सोचिएगा इस कंसेप्ट को, बिल्कुल इजी चीजें हैं, एकदम से समझ में आएगी आपको, 100% मेरा दावा है, ठीक है। अब चलते हैं अगले कंसेप्ट की तरफ, वर्ग सम नियम। वर्ग सम में हमेशा यूनियन हो चाहे इंटरसेक्शन, दो समान समुच्चय लेते हैं, उनका यूनियन करवाते हैं या इंटरसेक्शन, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है, ए बराबर 1 2 है, उसके साथ वापस लिख लेते हैं ए को 1 2 है, इन दोनों में कॉमन क्या है, आप कहेंगे 1 2 दोनों ही कॉमन है इसमें, तो प्राप्त क्या हुआ कॉमन के रूप में, ए ही प्राप्त हो गया, क्योंकि ए का मतलब ही 1 2 है। तो कुल मिला के एक ही समुच्चय का उसके साथ ही कॉमन लेते हैं। कुल मिला के जैसे कि 10 रुपए पड़े, 10 सिक्के पड़े हुए हैं, उनमें से उन्हीं को वापस से लेके कॉमन लिया जाएगा। कुल मिला के ये एग्जाम्पल बैठ नहीं रहा है, ये इसी से समझ में आएगा। ए बराबर 1 2 है, इसी ए को वापस लिख लेते हैं। इन दोनों में क्या क्या कॉमन नजर आ रहा है, दोनों ही पूरा ही नजर आ रहा है, एज इट इज दोनों ही चीजें कॉमन है, 1 और 2। इसको लिख लिया और इसका समुच्चय बनाया, तो क्या प्राप्त हुआ, इसको ही ए कहेंगे क्योंकि ए का मतलब ही यही है। तो कुल मिला के क्या होगा, अगर दो समान समुच्चयों का इंटरसेक्शन लिया जाए तो वही समुच्चय प्राप्त होगा, और अगर इनका दो समान समुच्चयों का यूनियन लिया जाए तो भी यही प्राप्त होगा, जो कि हम पढ़ चुके हैं। यही है वर्ग सम नियम। वितरण नियम हमने वहां पे नहीं पढ़ा है, जो संघ वाले कुछ गुणधर्म थे। सरनिष्ठ मतलब इंटरसेक्शन वाले में वितरण नियम पढ़ेंगे, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यहाँ पे इंपॉर्टेंट नोट लगा लीजिए, ये इंपॉर्टेंट है। वितरण नियम, ए इंटरसेक्शन, ये वाली चीज महत्वपूर्ण है, ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है। ए इंटरसेक्शन इसके साथ, ए का इंटरसेक्शन किसके साथ है, बी यूनियन सी के साथ, मतलब कहने का मतलब ये क्या होगा, 5 का गुणा कर देते हैं अपन 2 + 3 के साथ, 2 + 3 के साथ। क्या अपन इसको ऐसे नहीं लिख सकते, 5 × 2, ठीक है, प्लस 5 × 3, क्या अपन इसको ये नहीं लिख सकते। तो एज इट इज यहाँ पे जो इंटरसेक्शन है वो गुणा के रूप में काम कर रहा है, इसको एज इट इज लिख रखा है। जैसे कि यहाँ पे यूनियन का मतलब प्लस है, प्लस का मतलब यूनियन का मतलब प्लस इसलिए लिया है क्योंकि यूनियन जोड़ने का काम करता है, ठीक है, इस तरीके से। कुल मिला के इस तरीके से ये वितरण नियम इस तरीके से खुलेगा, जैसा कि मैंने आपको नीचे एग्जाम्पल के रूप में बताया है। तो ए का पहले इंटरसेक्शन होगा बी के साथ, ठीक है, तो प्लस के चिन्ह की तरह यूनियन बीच में आ जाएगा इंटरसेक्शन होने के बाद, ठीक है। उसके बाद ए का इंटरसेक्शन होगा फिर सी के साथ। तो इस तरीके से इसको खोलता है, जैसा कि मैंने आपको इस संक्रिया को बताया। अगर इस संक्रिया को आप वापस से इस रूप में लिखना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे, आप देखेंगे भाई 5 कॉमन आ रहा है और ये मल्टीप्लाई कॉमन आ रहा है, 5 मल्टीप्लाई लिखेंगे, फिर 2 + 3 लिख देंगे। इसी तरीके से अगर यहाँ पे इस ए वाले को लिखना चाहे, ऊपर वाले को नीचे, तो क्या करेंगे, ए और इंटरसेक्शन कॉमन आ रहा है, ओ ए और इंटरसेक्शन लिखा, उसके बाद बी लिखा, इंटरसेक्शन तो कॉमन आ ही गया, बीच में यू लिखा और सी लिख दिया, ठीक है। इस तरीके से वितरण बंटन नियम को आप बैक में लेके जा सकते हैं। तो ये हो गए सरनिष्ठ या उभयनिष्ठ के कुछ गुणधर्म, उभयनिष्ठ संक्रिया के इंटरसेक्शन के कुछ गुणधर्म। अगर इसमें भी कुछ डाउट रहा है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अब चलते हैं कुछ महत्वपूर्ण वेन आरेख की तरफ। जैसे कि मैंने यहाँ पे अभी जो ये वाला एग्जांपल लिया था वितरण नियम का,
उसका वेन आरेख बनाते हैं तो कैसे प्राप्त हो सकता है। ठीक है, एक तरीका तो मैं आपको मतलब दो तरीकों से ये बताऊंगा। एक तरीका तो ये हो गया कि ए का इंटरसेक्शन बी यूनियन सी के साथ लेंगे। बी यूनियन सी का मतलब क्या है, ये दोनों डिब्बे, एक तो ये वाला और एक ये वाला, एज इट इज ऐसे थोड़ा गोला बना लेता हूं मैं इस तरीके, जैसे कि ये बी है, उसके बाद ये ओवरलैप कर रहा सी। ठीक है, तो ये बी यूनियन सी हो गया, बी यूनियन सी हो गया। ठीक है, तो यूनियन वाला एक कंसेप्ट मैं आपको बता देना चाहता हूं, जैसे कि ये बी है और ये सी है, दो सिक्के मान लो बी और सी। अगर आप उनको जोड़ना चाहेंगे तो आपको ये होना चाहिए कि बिल्कुल सपाट रहे वो, जैसे कि दो सिक्कों को आप रखेंगे ओवरलैप करेंगे तो ये सिक्का तो इसके नीचे आ जाएगा और सी इसके ऊपर आ जाएगा, तो कुल मिला के बीच में से ऊंचा नीचा रहेगा, मतलब दो सतह एक साथ रिपीट हो रही है, ये वाली सतह। ठीक है, जो ओवरलैप कर रही है। तो इनमें से दो सतह हैं एज इट इज, तो एक को हटा देते हैं तब जाके यूनियन प्राप्त होता है अपन को। ठीक है, तो उसका कंसेप्ट मैं आपको आगे बताऊंगा, पहले यहाँ पे ये क्लियर कर देता हूँ कि भाई वेन आरेख मतलब इसका किस तरीके से बनेगा। जैसे बी यूनियन सी है, तो बी यूनियन सी, ये दो डिब्बे हैं इस तरीके से ओवरलैप कर रहे हैं, तो ये हो गया बी यूनियन सी। अब इसका इंटरसेक्शन करवाना है ए के साथ, जो ये ए है इसके साथ इंटरसेक्शन करवाना है इसके साथ। तो क्या आपको ये पता नहीं चल रहा यहाँ पे कि ये चीज कॉमन है? क्या आपको ये नहीं दिख रहा कि भाई ये वाला हमको रिजल्ट प्राप्त होगा अगर बी यूनियन सी का ए के साथ इंटरसेक्शन करवाते हैं, तो इस तरीके से ये वाली चीज हमको प्राप्त होगी, ये वाली चीज कॉमन रहेगी। तो एक तो ये तरीका हो गया इसको वेन आरेख में प्रदर्शित करने का। एक दूसरा तरीका और बताते हैं। ठीक है, अगर नहीं समझ में आया तो वीडियो को पॉज कीजिए, बैक लीजिए, वापस से देखिए, 100% गारंटेड समझ में आएगा। मैंने आपको वितरण नियम से इसको खोलना बताया था, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी को, तो इस तरीके से इसको खोलते हैं। ठीक है, तो एक तो तरीका इससे हमने सीख लिया, इस तरीके से हम डायरेक्ट इसको मतलब यानी कि वेन आरेख को बना सकते हैं। यहाँ पे यूनियन का चिन्ह लगा दीजिएगा। एक ये तरीका है कि इसको खोल लीजिए, इस वाले को वितरण नियम के अनुसार फिर लगा लीजिए, जैसे कि ए इंटरसेक्शन बी, ए हो गया, उसका इंटरसेक्शन हो गया बी के साथ। ठीक है, तो ये वाली चीज कॉमन आ गई। ठीक है, इसको कहेंगे ए इंटरसेक्शन बी। अब देखते हैं ए इंटरसेक्शन सी, यही ए है। ठीक है, उसका इंटरसेक्शन हो रहा है किसके साथ, इसके साथ, सी के साथ। ये सी है, ये ए इंटरसेक्शन सी हो गया, इसमें ये वाली चीज ए इंटरसेक्शन सी को रिप्रेजेंट करेगी। ठीक है, तो क्या अगर हम इन दोनों चीजों को एक साथ मिलाते हैं, जैसे कि यहाँ पे बी को लेके आते हैं, चलो यहाँ पे इस तरीके से बी को लेके आते हैं। ठीक है, तो आपको क्या ये चीज पता नहीं है ए और बी में ये वाला पार्ट कॉमन है, ये वाला, तो यहाँ पे आपको पता नहीं होगा कि, एक मिनट कलर चेंज करना पड़ेगा। क्या आपको ये पता नहीं है कि जो ये बी अभी लेके आए हैं वहां पे ये वाला पार्ट कॉमन था पहले से। ठीक है, ये वाला पार्ट कॉमन था। ठीक है, और ए इंटरसेक्शन सी में ये वाला पार्ट कॉमन था। ठीक है, ये वाला, तो कुल मिला के रिजल्ट सेम प्राप्त हो रहा है अगर ए इंटरसेक्शन बी और ए यूनियन ए इंटरसेक्शन सी करते हैं, तो कुल मिला के ये वाला रिजल्ट प्राप्त होगा। तो आपको बिल्कुल एक तरीके से कंसंट्रेट करते हुए चीज़ों को समझना है, आपको क्लियर 100 रूप से समझ में आएगी। ठीक है, इस तरीके से दोनों में रिजल्ट समान प्राप्त होते हैं, इसलिए ये वितरण वितरण नियम लागू होता है। यहाँ पे वितरण नियम का वेन आरेख इस तरीके से बनाएंगे, तो मैंने आपको यहाँ पे बिल्कुल एक्सप्लेन कर दिया है। आगे चलते हैं। समुच्चयों का अंतर इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है और बिल्कुल इजी कंसेप्ट है। ठीक है, ए माइनस बी, समुच्चयों का अंतर मतलब दो समुच्चय है तो उसका अंतर लेंगे ए माइनस बी से, उसको रिप्रेजेंट करेंगे। या इसी ए माइनस बी को अगर हम बोलना चाहिए तो क्या बोलेंगे, केवल ए, बी नहीं। तो इसका मतलब क्या होगा, जैसे कि ए माइनस बी का मतलब क्या होगा, जैसे कि ये ए समुच्चय ले रखा है और ये बी समुच्चय ले रखा है, तो ए माइनस बी का मतलब क्या होगा, ए माइनस बी का मतलब होगा कि ए माइनस बी का मतलब होगा कि ए के वही अवयव आएंगे जो कि बी में नहीं है। कुल मिला के केवल ए के अवयव आएंगे और वो अवयव नहीं आएंगे कि जो कि बी के साथ कॉमन है, केवल ए, बी नहीं। तो कुल मिला के
केवल ए के अवयव वही आएंगे जो कि बी के साथ नहीं, मतलब यानी बी में नहीं है। तो केवल ए, हमने ए के अवयव जैसे कि 1 2 3 4 देख लिए, उसके बाद बी नहीं। बी नहीं का मतलब कौन कौन से अवयव है जो कि बी में रिपीट हो रहे हैं, 3 और 4 है जो कि बी में रिपीट हो रहे हैं, तो बी नहीं। तो कुल मिला के ए में से बी के अवयवों को घटाना है। तो एज इट इज हमने देखा कि भाई 1 और 2 तो इसमें बी में नहीं है, तो 1 2 तो लिख दिया, और 3 4 आ रहा था बी में, तो इन 3 4 को हटा दिया। तो कुल मिला के ए माइनस बी प्राप्त क्या हुआ, 1 2। कुल मिला के ए माइनस बी का मतलब क्या होता है, समुच्चयों का अंतर का मतलब क्या होता है, ए माइनस बी का मतलब होगा केवल ए बी नहीं। तो कहने का मतलब ये होगा कि केवल वही ए के वही अवयव लिए जाएंगे जो कि सिर्फ और सिर्फ ए में है। अगर कुछ अवयव बी में भी है उसमें से, तो उनको छोड़ दिया जाएगा। इसका मतलब ये होगा। जैसे कि इसको वेन आरेख से समझते हैं, वेन आरेख से। ठीक है, यहाँ पे दिखा रखा है कि दो समुच्चय हैं, ओवरलैप कर रहे हैं। तो ये वाला वेन आरेख ए माइनस बी को रिप्रेजेंट कर रहा है। और कैसे कर रहा है, जैसे कि ए और बी है, यहाँ पे ओवरलैप कर रहे हैं, तो ये वाला भाग है, जो इनका ये वाला भाग है, ये कॉमन था। ठीक है, तो कॉमन भाग को जब छोड़ दिया, क्योंकि ये ए का वो भाग है जो कि बी में भी है, तो ए माइनस बी का मतलब क्या होगा, केवल ए के अवयवों को लिया जाएगा, बी के अवयवों को नहीं लिया जाएगा। तो यहाँ पे ये काले रंग से मैंने यहाँ पे छायांकित कर रखा है, तो ये केवल ए माइनस बी को रिप्रेजेंट कर रहा है। मतलब इसमें केवल ए के ही अवयव लिए जा रहे हैं, बी का कोई भी अवयव नहीं लिया जा रहा है, भले ही वो ए का अवयव हो, क्योंकि वो बी में भी रिपीट हो रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से समुच्चय के अंतर को हम मतलब डिनोट करते हैं ए माइनस बी से, और इस तरीके से वेन आरेख के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। अब चलते हैं आगे की तरफ। समुच्चयों का पूरक। समुच्चय का पूरक क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट। जैसे कि ये यूनियन के बारे में हम पढ़ चुके हैं, यूनियन को सार्वत्रिक समुच्चय कहते हैं। और ए के बारे में हम पढ़ते हैं कि भाई ए यूनियन का उपसमुच्चय होता है। यूनियन होता है, यूनियन का उपसमुच्चय है, ए यहाँ पे है। और तो जैसे कि ये वाला यूनियन हम पढ़ते हैं, आयत के द्वारा यूनियन को रिप्रेजेंट करते हैं, और उसमें जो ये गोला होता है वर्ग के द्वारा ए को रिप्रेजेंट करते हैं। जो ये यूनियन होता है वो तो सार्वत्रिक समुच्चय होता है, और जो ये ए होता है वो यूनियन का उप समुच्चय होता है। ये आपको पहले से पता होगा। तो हम अभी पढ़ेंगे समुच्चय का पूरक। तो पूरक क्या होगा, पूरक को जैसे कि ए का पूरक हमको ज्ञात करना है, तो उसको ए डैश से निरूपित करते हैं पूरक को। पूरक क्या होता है, जैसे कि आपने पढ़ा होगा पहले, जैसे कि 90 डिग्री का कोण है, ठीक है, उस पे से ये कोण 30 डिग्री हो गया। तो अपन ऐसे पूछते हैं भाई पूरक कोण कौन सा है, तो ये टोटल में 90 में से जो 30 को घटा देंगे वही इसका पूरक कोण प्राप्त होगा, 60 डिग्री। इसी तरीके से जो यूनियन है उसमें से अगर ए का पूरक निकालना है तो ए को घटा दीजिए, बचा हुआ जो होगा वो ए का पूरक निकल आएगा। तो ए का अगर पूरक निकालना है अपन को, तो जो यूनियन है उसमें से ए को घटा देंगे तो उसका पूरक निकल आएगा। जिस तरीके से कोण में ये कंसेप्ट काम करता है, जैसे कि 30 डिग्री जो कोण है उसका पूरक क्या होगा, तो जो कंप्लीट 90 डिग्री कोण होता है उसमें से हम 30 को घटा देते हैं, तो 60 डिग्री उसका पूरक कोण हमको मिलता है। इस तरीके से ये सार्वत्रिक समुच्चय में कंसेप्ट काम करता है कि सार्वत्रिक समुच्चय के किसी उपसमुच्चय का अगर पूरक ज्ञात करना है, जैसे कि यहाँ पे ए उपसमुच्चय है, तो ए का पूरक ज्ञात करना है तो ए डैश से उसको निरूपित करेंगे, और उसके बाद उसको ज्ञात करने के लिए जो कंप्लीट होगा मतलब यूनियन होगा उसमें से जिसका पूरक ज्ञात करना है उसको ही घटा देंगे। ठीक है, तो बचा हुआ जो होता है वो उसका पूरक कहलाता है। जैसे कि एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं, ए बराबर यहाँ पे 1 2 3 है, और यहाँ पे यूनियन बराबर 1 2 3 4 5 6 है। तो ए डैश क्या होगा, यूनियन में से ए को घटा दीजिए, मतलब इस यूनियन में से ए को घटा दीजिए, तो यहाँ से 1 2 3 कट हो जाएंगे क्योंकि ये ए में सम्मिलित है। तो और बचे जो अवयव होंगे वो 4 5 6 वो ए डैश को निरूपित करेंगे। तो ए डैश बराबर यू मतलब यू माइनस ए मतलब यूनियन माइनस ए के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये आपको कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। तो कुछ इसके मतलब फैक्ट हैं वो कि आप देख लीजिए। ए डैश बराबर, जैसे कि मैंने आपको बता दिया, ए डैश बराबर यूनियन में से ए को घटाएंगे तो ए डैश मिलेगा। मतलब किसी भी चीज का अगर पूरक निकालना है, जैसे कि ए है तो ए का पूरक निकालेंगे तो यूनियन में से ए को घटा देंगे। अगर यहाँ पे समुच्चय बी होता तो बी डैश निकालते तो यूनियन में से बी को घटा देते। इस तरीके से जिस भी समुच्चय का अपन को क्या निकालना होगा, पूरक निकालना होगा, तो उस समुच्चय का डैश निकालना होगा। उस समुच्चय का डैश उस समुच्चय का पूरक कहलाता है। जैसे कि डी समुच्चय है तो डी का पूरक क्या होगा, डी डैश बराबर जो यूनियन होगा कंप्लीट होगा उसमें से डी को घटा दीजिए।
तो यूनियन उसका पूरक डी का आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो ए डैश का पूरक, ए का पूरक ए डैश निकालने के लिए यूनियन में से ए को घटाते हैं। कुल मिला के जैसे कि ये है, यूनियन है कंप्लीट, ठीक है, उसमें से ये ए है, ये गोला ए है, अगर इस गोले को हटा देंगे तो जो ये भाग प्राप्त होगा अपन को, ये वाला, जैसे कि इसको छायांकित कर देते हैं जिससे कि आपको क्लियर समझ में आ जाए। जो ये भाग प्राप्त होगा अपन को, ये वाला छायांकित जो भाग है इस गोले को छोड़कर, ये संपूर्ण भाग, तो वो ए डैश को निरूपित करेगा। मतलब ये ए है तो ए डैश बराबर ये संपूर्ण छायांकित भाग है वो होगा, केवल इस गोले को छोड़ दिया जाए। ठीक है, ये गोला नहीं होगा क्योंकि ये ए है। तो यूनियन में से अगर हमने ए को हटा दिया तो ए डैश प्राप्त हो गया इस तरीके से। तो क्या आपको ये पता नहीं है कि अगर ए और ए डैश का यूनियन किया जाए, मतलब इस गोले को इसमें वापस से जोड़ दिया जाए, ठीक है, ए यूनियन ए डैश कर दिया जाए, मतलब ये गोला है इसको वापस से इसमें जोड़ दिया जाए, तो संपूर्ण यूनियन प्राप्त होगा या नहीं होगा? संपूर्ण यूनियन प्राप्त होगा। तो कुल मिला के ए यूनियन ए डैश करेंगे तो ये कंप्लीट यूनियन वापस से प्राप्त हो जाएगा। कुल मिला के आप पक्षांतरण करके ही देख लीजिए, ठीक है, कि अगर ए डैश में इस जो इक्वेशन है उसको पक्षांतरण करके देखिए, यहाँ पे माइनस है, ए को इधर लेके जाएंगे, ए डैश प्लस ए बराबर यूनियन मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, तो ये प्लस है वो यूनियन को रिप्रेजेंट करता है, मतलब जोड़ को रिप्रेजेंट करता है। तो अब आगे चलते हैं, यदि ए बराबर 5 है, इसको मिटा लेते हैं पहले, यदि ए बराबर 5 है तो ए डैश बराबर क्या होगा? यदि ए बराबर 5 है, 5 का मतलब कुछ भी नहीं है, तो ए डैश बराबर यूनियन ही तो होगा, क्योंकि यूनियन में से कुछ घटेगा ही नहीं, तो ए डैश बराबर यूनियन प्राप्त हो जाएगा। लेकिन यदि ए बराबर यूनियन है, ठीक है, तो ए डैश बराबर क्या होगा? यूनियन में से जब फिर ए डैश निकालना है तो हमने आपको बताया था कि जिसका पूरक निकालना होता है उसी को घटा दिया जाता है। यदि ए बराबर यूनियन है तो यूनियन में से यूनियन को घटाएंगे तो क्या बचेगा? कुछ नहीं बचेगा, और कुछ नहीं को किससे डिनोट करते हैं? 5 से, तो ए डैश बराबर 5 प्राप्त होगा। तो ये कंसेप्ट आपको समझ में आया होगा। अगर नहीं आया है तो आप वापस से इसको देखिएगा, पीछे लेके वीडियो को, 100% क्लियर होगा। ठीक है, समुच्चय का पूरक आपको क्लियर हो गया होगा। कैसे ज्ञात करते हैं? किसी भी समुच्चय का पूरक यूनियन में से उसी समुच्चय को घटा के प्राप्त करते हैं। ठीक है, अब चलते हैं पूरकों के कुछ गुणधर्म पे। पूरकों के कुछ गुणधर्म, पूरक के गुणधर्म। फर्स्ट गुणधर्म मैंने कि आपको पिछले यहाँ पे बता ही दिया है, ए यूनियन ए डैश बराबर यूनियन कैसे प्राप्त होता है। ठीक है, पहला गुणधर्म है ए यूनियन ए डैश। जैसे कि ये ए है, ये गोला तो ए को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है, और ए डैश किसको रिप्रेजेंट करेगा? इस गोले में से मतलब इस यूनियन में से इस गोले को हटा दिया जाए तो ये छायांकित भाग होगा, ठीक है, वो ए डैश को निरूपित करेगा, ठीक है, और ये गोला है वो ए को निरूपित करेगा। अगर इस गोले को एज इट इज इसमें जोड़ दिया जाए तो क्या ये पूरा आयत प्राप्त नहीं हो जाएगा जो कि यूनियन को रिप्रेजेंट करता है? तो ए और ए डैश का यूनियन करेंगे तो यूनियन ही प्राप्त होगा। ठीक है, इसी तरीके से अगर ए में और ए डैश में, क्योंकि ए होता है वो ए डैश का विपरीत होता है बिल्कुल, तो क्या इन दोनों में कोई चीज कॉमन होगी? बिल्कुल नहीं होगी, क्योंकि क्या इस गोले में है, जो ये गोला ये छायांकित भाग में दिखा रहा हूं यहाँ पे, ये वाला, ठीक है, और यहाँ पे इस गोले को छोड़ के ये बचा हुआ छायांकित भाग है ये वाला, क्या इन दोनों में कोई चीज कॉमन दिखाई दे रही है? आप कहेंगे बिल्कुल नहीं। कहने का मतलब ये है, जैसे कि मैं आपको यहाँ समुच्चय से दिखाता हूँ, वेन आरेख से थोड़ा डिफिकल्ट समझ में आएगा। जैसे कि यूनियन है, यूनियन का मतलब है 1 2 3 4 और 5, ठीक है, और ए का मतलब है यहाँ पे लगभग 3 और 4, ठीक है, तो ए डैश का 3 4 5 ले लेते हैं, 3 4 5, तो ए डैश क्या होगा? ए डैश बराबर हमको पता है यूनियन में से ए को घटा देंगे तो क्या मिलेगा? 1 और 2, यहाँ पे ए डैश हो गया, ठीक है। तो हम कहना ये चाह रहे हैं कि ए और ए डैश का इंटरसेक्शन, मतलब इन दोनों में से कॉमन क्या है? क्या आपको इन दोनों में से कोई अभी कॉमन दिखाई दे रहा है? आप कहेंगे बिल्कुल नहीं। तो इसका कॉमन होगा ए डैश इंटरसेक्शन ए होगा, मतलब कहने का मतलब ए इंटरसेक्शन ए डैश होगा वो 5 होगा, ठीक है। अगर अब भी समझ नहीं आया है तो आप वीडियो को वापस से आराम से स्लोली देखिएगा, पीछे देखे 100% क्लियर होगा। अब आते हैं दो महायुद्ध, मतलब महायुद्धा नियम, जो कि डी मॉर्गन रूल के नाम से जाने जाते हैं। समुच्चय का मतलब एक तरीके से इंपॉर्टेंट पार्ट है ये। थोड़ा पेन का कलर चेंज कर लेते हैं। तो ए यूनियन
ए यूनियन बी का डेस, जो वो अगर उसको लिखते हैं तो ये लिखाव में आएगा ए डेस इंटरसेक्शन बी डेस। और मतलब इन दोनों को आपको याद कर लेना ही है, डी मॉर्गन रूल कहलाते हैं ये। और ए इंटरसेक्शन बी का डेस उसको ओपन करेंगे तो ए डेस यूनियन मतलब यानी कि बीच में चिन्ह चेंज हो जाएगा, यूनियन बी डेस। तो ये चीजें आपको याद रखनी है। इसको अगर यहाँ पे डिटेल समझाने लग गए तो टाइम ज़्यादा लग जाएगा। तो डी मॉर्गन रूल कैसे ओपन होते हैं, इस तरीके से ओपन होते हैं, ठीक है। द्विपूरक नियम क्या है? द्विपूरक नियम ये है जैसे कि ए का पूरक ले लिया, वो ए डैश प्राप्त हुआ, मतलब यूनियन में से ए घटा दिया तो ए डैश प्राप्त हुआ। अगर ए डैश का फिर वापस से पूरक लेंगे तो वो ए प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। ये है इसका नियम। आपको मतलब आप एग्जाम्पल के थ्रू अप्लाई कर सकते हैं उसको, ठीक है। फाई और यू के नियम। फाइव डैश बराबर यू होता है और यू डैश बराबर फाइव होता है। फाइव डैश का मतलब फाइव का पूरक, मतलब कुल मिला के फाइव का पूरक। मैंने आपको बताया था कि किसी भी समुच्चय का अगर पूरक जानना है तो उसको यूनियन में से घटा देते हैं। जैसे यूनियन में से अगर फाइव का मतलब कुछ नहीं को घटाएंगे, जीरो को घटाएंगे तो यूनियन ही तो प्राप्त होगा। तो फाइव डैश बराबर क्या प्राप्त होगा? अपन को यूनियन प्राप्त होगा। लेकिन जैसे कि यूनियन का डैश हमको प्राप्त करना है, मतलब यूनियन का पूरक प्राप्त करना है, तो आपको पता है यू डैश बराबर फिर यूनियन में से किसको, यूनियन का डैश प्राप्त करना है, मतलब यूनियन का पूरक प्राप्त करना है तो यूनियन को ही घटाना पड़ेगा। तो क्या मिलेगा? जीरो बचेगा। जीरो को किससे प्रदर्शित करते हैं? फाइव से, ठीक है। तो ये वाला रूल आपका क्लियर हो गया होगा। ये डी मॉर्गन रूल है, इसको आगे एक्सप्लेन करते हैं अपन, चलिए। यह है डी मॉर्गन रूल, ठीक है। ए यूनियन बी, इसको ओपन करेंगे तो ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, ठीक है। तो पहले मैं आपको इसको क्लियर करके बता देता हूं। जैसे कि ए है, ए बराबर हो गया वन और टू, ठीक है। और बी बराबर हो गया टू और थ्री। इनका यूनियन हो गया वन टू थ्री, इतना तो आपको आता ही होगा। और ए यूनियन बी, यूनियन का मतलब ए यूनियन बी ही है यहाँ पे, ठीक है। ए यूनियन बी या यूनियन कह सकते हैं इसको। ये हो गया वन टू थ्री। अब चलते हैं, अगर हम क्या लेते हैं, एक मिनट रुकिएगा। यहाँ पे अगर हम ए यूनियन ए डैश, जैसे कि ए डैश लेते हैं, ए डैश लेते हैं तो ए डैश बराबर हमको क्या मिलता है? ए डैश बराबर मिलता है, यूनियन में से बी को घटा देंगे तो वन मिलता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे बी डैश लेंगे, बी डैश बराबर क्या मिलता है? यूनियन में से बी को घटा देंगे, ठीक है। तो क्या मिलेगा? वापस से यूनियन में से बी को घटा देंगे। यहाँ पे थोड़ा गलत लिख दिया। ए डैश बराबर वन टू घटेगा, यूनियन में से तो थ्री मिलेगा। और बी डैश बराबर टू थ्री घटेगा तो वन मिलेगा। अब यहाँ पे क्या कह रहा है? ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। क्या ए डैश और बी डैश में कुछ कॉमन है? कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश क्या प्राप्त होगा? फाइव प्राप्त होगा, ठीक है। क्या हम इसको ए यूनियन बी का डैश, ए यूनियन बी का डैश क्या होगा? ए यूनियन बी का डैश क्या होगा? ए यूनियन बी का डैश होगा कि जो ए यूनियन बी है, मतलब जो यूनियन है उसमें से क्या घटा देंगे? ए यूनियन बी को घटा देंगे तो ए यूनियन बी का डैश मिल जाएगा। यूनियन क्या है? वन टू थ्री है, ठीक है। और ए यूनियन बी क्या है? वो भी वन टू थ्री ही है, ठीक है। इसका मतलब यही है। तो इस यूनियन में से जब यूनियन ही घटेगा तो क्या प्राप्त होगा? जीरो। और जीरो को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? फाइव से। तो क्या आपको ये एल एच एस बराबर आर एच एस प्राप्त हुआ या नहीं हुआ? ये दोनों प्राप्त हुए, जो बराबर ही तो हैं। तो कुल मिला के ये दोनों चीजें बराबर होती है, उसी तरीके से ये दोनों चीजें बराबर होती है। इसको वेन आरेख से अभी बता देते हैं आपको, क्लियर एकदम से, क्रिस्टल क्लियर कंसेप्ट के द्वारा। तो वेन आरेख पे अभी फोकस कीजिएगा आप। हाँ, तो यहाँ पे ए और बी, इनका ओवरलैपिंग यहाँ पे दिखा रखा है, ठीक है। तो ए यूनियन बी का डेस, ए यूनियन बी, जैसे कि ए यूनियन बी क्या होगा? ए यूनियन बी, एक तो ये ए हो गया और ये एक बी हो गया, तो इन इसको ही तो ए यूनियन बी बोलते हैं। तो ए यूनियन बी का डैश मतलब ये यूनियन है, इसमें से इसको हटा देंगे तो क्या बचेगा? इसको अभी एक मिनट यहाँ पे, हाँ, अब इसको अपन क्या करते हैं? छायांकित कर देते हैं तो ये वाला भाग बचेगा, ठीक है। ये वाला भाग बचेगा जो कि ए यूनियन बी का डैश को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है।
कुल मिला के जिसका भी डैश लग जाए तो जो यूनियन होता है उसमें से उसको छोड़ देना चाहिए, जो जो बचा है वो उसी का पूरक कहलाएगा। ठीक है, तो ए यूनियन बी डैश का मतलब हो गया ये छायांकित भाग। अब इसी को अपन क्या बोलते हैं खोल के, ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। ठीक है, तो ए डैश को क्या कहेंगे, जैसे कि ये है सार्वत्रिक समुच्चय है और ये ए है, तो ए डैश क्या होगा, ए डैश होगा ये वाला भाग। ठीक है, ये वाला भाग। इस तरीके से ये वाला समुच्चय है और इसमें बी ये है। ठीक है, तो बी डैश क्या होगा, बी डैश होगा ये वाला भाग। ठीक है, तो इनका इंटरसेक्शन लेना है, मतलब इनमें कॉमन क्या आ रहा है। आपको पता है ये वाले गोले तो खाली रहेंगे, ये तो कभी कॉमन नहीं आ सकते। ठीक है, तो जो छायांकित भाग है ये बाहर का यही कॉमन आ रहा है, तो कुल मिला के इसको भी किससे रिप्रेजेंट करेंगे, इससे। तो एल एच एस बराबर आर एच एस हुआ या नहीं हुआ, क्योंकि ये छायांक जो गोले हैं वो तो इसमें कॉमन नहीं आ रहे हैं, क्योंकि ये तो ए है और ये बी है, तो सेम सेम तो नहीं है, तो ये कॉमन नहीं आ सकते। लेकिन जो समुच्चय है ये वाला यूनियन है, वो तो सेम ही है, उसी सेम यूनियन के अंदर ए भी है और बी भी है, तो ये बाहर वाला छायांकित भाग होगा वो दोनों के लिए कॉमन होगा, और ये कॉमन भाग हमने यहाँ पे छायांकित कर दिया है। ठीक है, इस तरीके से एल एच एस बराबर आर एच एस होंगे वेन आर एक्स से। अब यहाँ पे देख लेते हैं इसी तरीके से ए इंटरसेक्शन बी का डैश बराबर ए डैश यूनियन बी डैश। अगर आप इसको प्रूफ करना चाहते हैं तो आपकी तरह से दो यूनियन, दो मतलब समुच्चय ले लीजिए जिनमें कुछ कॉमन हो, फिर आप उसके द्वारा इसको सोल्व कर सकते हैं इजीली। ठीक है, तो ए इंटरसेक्शन बी का डैश क्या होगा, तो पहले तो हम ए इंटरसेक्शन बी देख लेते हैं, फिर ए इंटरसेक्शन बी को अगर यूनियन यूनियन में से घटा देंगे ए इंटरसेक्शन बी को, तो ए इंटरसेक्शन बी का डैश हमको मिल जाएगा। ठीक है, तो ए इंटरसेक्शन बी क्या है, ए इंटरसेक्शन बी है ये वाला भाग। ठीक है, अगर इस टोटल यूनियन में से अगर इस वाले भाग को घटा देते हैं तो क्या प्राप्त होगा, ए इंटरसेक्शन बी का डैश। तो अब हम इसको छायांकित कर देते हैं, तो ये वाला भाग प्राप्त होगा। ठीक है, जो ये वाला भाग हमको अभी प्राप्त हो रहा है, केवल इस वाले भाग को छोड़ के जो ये बचा हुआ भाग है जो भी अभी हम छायांकित कर रहे हैं। ठीक है, तो ये वाला टोटल भाग किसको डिनोट करेगा, ये ए इंटरसेक्शन बी के डैश को डिनोट करेगा। ठीक है, केवल इस वाले भाग को छोड़ के। ठीक है, अब चलते हैं इसके आर एच एस फैक्टर, आर एस एस पक्ष की तरफ। ए डैश, जैसे कि हमने ये देखा, ए डैश का मतलब क्या होता है, ए डैश का मतलब होता है ये बाहर वाला भाग। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं बी डैश। बी डैश का मतलब क्या होता है, यही बी, ये वाला ही बी, उसके बाहर वाला भाग। ठीक है, अगर इनका यूनियन करेंगे अपन, तो क्या प्राप्त होगा, क्या आपको ये सेम रिजल्ट प्राप्त नहीं हो रहा, ये वाला ही शायद आपको रिजल्ट प्राप्त होगा, आप करके देखेंगे तब। ठीक है, तो इसमें यूनियन करेंगे तो ये वाला भाग भी जुड़ेगा, ये वाला भाग भी जुड़ेगा, तो ओवरलैपिंग वाला ये भाग भी जुड़ गया। उसके बाद ए भी जुड़ेगा और बी भी जुड़ेगा, क्योंकि दोनों में मतलब ओवरलैपिंग हो रही है, तो ये वाला भाग भी आया। कुल मिला के जो ए इंटरसेक्शन बी है उसको छोड़ के जो ये संपूर्ण भाग होगा, ये बचा हुआ संपूर्ण भाग है, वो ए इंटरसेक्शन बी का डैश डिनोट करेगा। ठीक है, इस तरीके से आप इसको क्लियर कर सकते हैं, और आपको इसको समुच्चय के द्वारा भी क्लियर कर देता हूँ। एग्जाम्पल लेते हैं इसको एक्सप्लेन करने के लिए। ए बराबर ले लिया हमने 1 2 3, उसके बाद बी बराबर ले लिया हमने 3 और 4। ठीक है, ए इंटरसेक्शन बी क्या हुआ, ए इंटरसेक्शन बी हुआ यहाँ पे 3। ठीक है, ए इंटरसेक्शन जैसे कि ये यूनियन क्या हुआ यहाँ पे, ए यूनियन बी, वो हुआ 1 2 3 और 4। ठीक है, अब ए इंटरसेक्शन बी का डैश हमको निकालना है, तो वो क्या निकलेगा, यूनियन में से इसको घटा दीजिए, तो वो क्या निकलेगा, 1 2 और 4 निकलेगा। ठीक है, इस तरीके से ये वाला पार्ट निकलेगा इसमें 1 2 और 4। तो इसी तरीके से यहाँ पे अगर ये तो आ गया हमारा एल एच एस। अब आर एच एस को निकालते हैं, ए डैश बराबर क्या निकलेगा, ए डैश बराबर इस यूनियन में से, यूनियन ये वाला रहा, इसमें से अगर ए को घटा देते हैं तो ए डैश प्राप्त होगा। ए डैश बराबर क्या निकलेगा, ए डैश बराबर निकलेगा 4। ठीक है,
और बी डैश बराबर क्या निकलेगा, बी डैश में 3 और 4 को घटा देते हैं तो ये क्या निकलेगा 1 और 2, 1 और 2 यहाँ पे हमको प्राप्त हुआ है। ए डैश वापस से कन्फर्म कर लेते हैं, ए डैश 4 निकलेगा और बी डैश निकलेगा 1 और 2। अगर इन दोनों का यूनियन कर देते हैं, ए डैश यूनियन बी डैश, तो यूनियन कर देते हैं तो इनको जोड़ेंगे अपन को 1 2 और 4 ही प्राप्त होगा। क्या आपको ये पता नहीं है कि ये एल एच एस ये वाला फैक्टर और ये आर एच एस ये समान प्राप्त हुए या नहीं हुए? तो ये रूल इस तरीके से काम करता है, दोनों समान प्राप्त हुए हैं। ठीक है, अब चलते हैं असंयुक्त समुच्चय की तरफ। असंयुक्त समुच्चय क्या होता है? दो समुच्चय ए और बी लेते हैं जो कि अरिक्त हैं, जिनके अंतर्गत अगर कोई भी कॉमन नहीं होता है, मतलब कोई भी अवयव उभयनिष्ठ होता है नहीं होता है, तो वो दोनों एक दूसरे के लिए क्या होंगे, असंयुक्त समुच्चय होंगे। जैसे कि ए बराबर मैंने ले लिया 1 2 और 3 ले लिया, और बी बराबर ले लिया मैंने क्या, बी बराबर ले लिया मैंने 5 और 6 ले लिया। क्या इनके अंदर ए इंटरसेक्शन बी लेंगे तो कुछ कॉमन आ रहा है? मतलब कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा, मतलब 5 है कॉमन। तो ये दोनों ऐसे जितने भी समुच्चय होते हैं जिनमें कुछ भी कॉमन नहीं होता, वही असंयुक्त समुच्चय कहलाते हैं। इसमें घबराने की कोई बात नहीं है। वेन आरेख के रूप में अगर इनको दर्शाना चाहते हैं अपन, तो इनको इस तरीके से दर्शाएंगे, मतलब ओवरलैप नहीं कर रहे हैं, मतलब कुछ भी कॉमन नहीं है। ठीक है, इस तरीके से इनको वेन आरेख के द्वारा दर्शाते हैं। जैसे कि मैंने एग्जाम्पल यहाँ पे भी ले रखा है, ए बराबर 1 2 3 4 है और बी बराबर 5 6 7 8 है। ए इंटरसेक्शन बी बराबर यहाँ पे कुछ भी नहीं है, मतलब 5 है। तो क्या होगा, ये असंयुक्त समुच्चय होगा ए और बी। ठीक है, एक दूसरे के लिए। तो इस तरीके से यहाँ तक जो हमने पढ़ा वही क्या था, आज का हमारा मैटर था। जो अगला कुछ पढ़ेंगे वो नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो वीडियो थोड़ा डिफिकल्ट सा बना है, लेकिन अगर आप इसको वापस से बार बार देखने की कोशिश करेंगे तो आपको क्लियर समझ में आएगा। और पहले आपको कंसेप्ट क्लियर करने हैं, और इसके साथ आप एनसीईआरटी बुक से सवाल भी लगा सकते हैं और कम्पिटिटिव एग्जाम्स में जो भी आए हैं उनको लगा सकते हैं। ठीक है, तो अगर किसी भी कंसेप्ट में थोड़ा बहुत डाउट रहा है तो आप कमेंट सेक्शन में जाके बेझिझक पूछ सकते हैं। तो यहाँ पे कुछ डाउट रहा होगा आपको डी मॉर्गन वाले में, तो मैं वापस से क्लियर कर देना चाहता हूँ कि अगर आप इस वीडियो को वापस से डी मॉर्गन जहाँ पे आपको एक्सप्लेन किया है वापस से वहाँ पे जाके बार बार इसको नोटिस करेंगे और देखेंगे तो आपको ये वाला भी कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो डी मॉर्गन रूल में आपको ध्यान रखना है केवल ये दोनों चीज़ें ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, वेन आरेख ध्यान रखो चाहे ना रखो, लेकिन ये दोनों चीज़ आपको ध्यान रखनी है। तो वीडियो में इतना ही था। वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए धन्यवाद।